हेलो। तो कैसे हो आप लोग? मजा आ रहा है तैयारी में? ये तो नहीं लग रहा है कहाँ आके फंस गए? यूपीएससी में है। जनरली ऐसा होता है शुरुआत में। तो वी विल स्टार्ट टुडे सर्कुलर इनकम। अब हम लोग इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ रहे हैं नेशनल इनकम की तरफ। विद इन द कमिंग डेज वी विल बी स्टडिंग नेशनल इनकम। बट उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है इकोनॉमी में। ठीक है। अब कोई भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में अगर हम लोग इनकम को डिसाइड करें कि इनकम किन किन लोगों के पास होता है, तो आप लोग कौन कौन सा सेक्टर या फिर ये खोज सकते हो जहां जिनके पास इनकम होता है? एक तो लोग हैं, हम लोग हैं, पीपल। पीपल आर अर्निंग, है ना? तो जितने भी पीपल हैं मतलब नेचुरल पर्सन जितने भी है उनको हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे हाउस होल्ड्स के रूप में। हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स कहने का मतलब सभी हाउस होल्ड्स में पर्सन्स हैं। तो जितने भी पर्सन्स हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, ये जितने लोग हैं नेचुरल पर्सन्स, उनको क्या कहेंगे? हाउस होल्ड्स। एक ही टर्म है। और दूसरा दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा बिजनेसेस हो सकती है। इकोनॉमी में इनकम और कौन अर्न कर रहा है? बिजनेसेस, नो डाउट। रिलायंस कंपनीज हो गई, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई। तो दूसरी हो गई फर्म्स। ठीक है, जो कि बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब जो पीपल है, जो पर्सन है, एम्प्लॉइज हैं, वो किसी ना किसी फर्म के लिए काम करते हैं। व्हेन वी आर वर्किंग फॉर अ फर्म, एक एम्प्लॉय किसी के लिए काम कर रहा है, तो वो उस फर्म को क्या दे रहा है? अपना सर्विस दे रहा है ना? तो जो हाउस होल्ड्स है वो दे रहा है फैक्टर सर्विस। मतलब वो उस फर्म के लिए काम कर रहा है, तो वो फर्म उसको अपोजिट में क्या दे रही है? सैलरी देगी, वेजेस देगी, है ना? तो अब इस फर्म से हाउस होल्ड्स को क्या हुआ? एक तरह का इनकम हुआ, जिसको फैक्टर इनकम बोलेंगे। इसमें की आएगी सैलरीज, वेजेस, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, है ना? तो अगर कोई भी इकोनॉमी है, ठीक है, वहां पे सपोज करो एक इमेजिनेटिव सिचुएशन लेते हैं। दो ही तरह के लोग हैं, मतलब दो ही तरह की, ऐसे दो पार्ट में हम लोग कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं। एक फर्म्स होगी, एक हाउस होल्ड्स होगी। वहां पे उस इकोनॉमी में नथिंग है, नथिंग, दूसरा कोई ऐसा चीज नहीं है। तो मेजरली क्या होगा? अब इन्हीं दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होंगी, है ना? अब इनके पास जो इनकम आएगा, हाउस होल्ड के पास जो इनकम आएगा, वो इनकम से करेंगे क्या? व्हाट दे विल डू? हाउस होल्ड, हम लोग क्या करते हैं इनकम से? वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो जब हाउस होल्ड के पास इनकम आएगा, तो जो ये इनकम आएगा, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर के रूप में वापस फर्म के पास चला जाएगा। अब देखो, समझो, इनकम पहले इन्होंने क्या दिया? सर्विस दिया फर्म्स को, और उस सर्विस के बदले क्या आया उनको? इनकम आया। अब इनकम आया तो इनकम रख के क्या करेंगे? अपने बैंक अकाउंट में रखे रहेंगे? नहीं, हम कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, सर्विसेज लेंगे। तो अब हाउस होल्ड जो है फिर एक्सपेंडिचर कर देती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज थी फर्म्स के पास में, वो वापस किसके पास आ जाएगी? हाउस होल्ड्स के पास में, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर करके गुड्स एंड सर्विसेज, तो वापस यहां से इधर क्या आएगी? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये फ्री में आई है? गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में आई है? नहीं ना। इसके लिए हाउस होल्ड्स हैव पेड, पेड फॉर द सेम, है? ठीक है। अब ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने देखा। वी हैव सीन द हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर ओनली टू सेक्टर्स आर देयर इन एनी इकोनॉमी। बट इन रियल लाइफ क्या ऐसा ही होता है? सिर्फ फर्म्स के लिए काम करते हैं लोग? और भी तो कुछ सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में। और कौन ऐसा सेक्टर्स है जो आप सोच सकते हो?
एक गवर्नमेंट है, आप लोग जब काम करोगे क्या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल फर्म के लिए करोगे, सर्विस में आओगे? फॉर whom you will work? You will work for a government. तो एक और सेक्टर है जिसको कहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहां भी सिमिलर ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेगा। हाउस होल्ड्स में से कुछ लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट्स के लिए काम करेंगे, है ना, सभी तो नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट को क्या देंगे, फैक्टर सर्विस, काम करेंगे तो अपना फैक्टर सर्विस देंगे। ठीक है, अब जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगी तो गवर्नमेंट उनको इनकम भी देगी, है ना, तो इसके बदले में गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को पे करेंगी, इनकम देगी इन फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, जहां भी जो अप्लाई हो, है ना। अब देखो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या अपने आप ऐसे ही काम करती है, गवर्नमेंट्स को भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की नेसेसिटीज होती है, गवर्नमेंट आल्सो नीड समथिंग टू वर्क प्रॉपरली। हाँ, तो गवर्नमेंट नीड कार्स, गवर्नमेंट नीड बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट नीड एसेट्स, so from where they will purchase all those? They need tax for that, correct? तो गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड से भी कुछ टैक्स लेगी और फर्म से भी लेगी, तो गवर्नमेंट का जो ऐसे करके यहां से टैक्स के रूप में जाएगी, टैक्सेस, गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और गवर्नमेंट टैक्सेस इससे भी लेगी, फर्म से भी लेगी। ठीक है, टैक्सेस। अब जो है गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आ गई, सब चीज आ गई, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करेगी, गवर्नमेंट विल एक्सपेंड टू इन द इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट यहां से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदेंगे। गवर्नमेंट्स के सर्वेंट्स के लिए मान लो कि कार चाहिए, तो कहां से लेगी, महिंद्रा को ऑर्डर करेगी कि वी नीड थाउजेंड्स ऑफ कार। गवर्नमेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट होती है जनरली बड़ी बड़ी होती है, इसीलिए जो फॉर्म्स वगैरह है इनको गवर्नमेंट से बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मिलती है, तो कुछ चीजें चलती है बैकडोर भी, है ना, तो यहां से ये गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे। ठीक है, और बताओ और कौन कौन सी इनकम की फ्लो आप सोच सकते हो किसी भी इकोनॉमी में, और क्या हो सकता है, कैटेगराइज करेंगे हम लोग तो। बैंक्स भी होती हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है ना, तो ये है एफआई, मतलब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स। अब हाउस होल्ड्स के पास जितनी इनकम हुई, क्या वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर हो जाती है? डज हाउस होल्ड एक्सपेंस ऑल द इनकम दे जनरेट, or they save something also? They generally saves also. So household will save their savings in banks. These are FIs, financial institutions, meaning banks. अब जो फर्म्स है, फर्म्स के पास क्या फर्म सारा अपना पैसा लगाती है? Does firm invest all of their own money or they take loans also? Firms takes loans also. So firms takes loans from financial institutions, banks. Okay, loans. लोन्स लेकर फिर इन्वेस्टमेंट करती है ना। अब हाउस होल्ड्स भी कुछ लोन्स लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, इंडिविजुअल कार लोन वगैरह लेते हैं, और ये फर्म्स भी कुछ सेविंग्स रखते हैं बैंक्स में, कुछ रखते हैं, लेकिन ओवरऑल हाउस होल्ड जो है नेट सेवर होता है किसी भी इकोनॉमी में। जनरली सेव कौन ज्यादा करेगा, हाउस होल्ड्स या फर्म्स? सेव्स जो है मतलब मान लो कि आपको आप लोग में से हर एक के बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा होगा, है ना, लेकिन क्या सबके ऊपर लोन है? क्या आप सभी ने लोन ले रखा है? नहीं ले रखा है। इसका मतलब हाउस होल्ड इज नेट सेवर, हाउस होल्ड इज नॉट नेट लोन रिसीवर। लोन ज्यादा कौन लेते हैं, फर्म्स लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में डील होता है इनका, तो फर्म्स आर नेट लोन रिसीवर्स। ठीक है, अब देखो, अब जब हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोग पता लगेगा कि अच्छा ये एक इकोनॉमी की बात की जा रही है जहां पे ठीक है तीन मेजर सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड्स जो कि क्लासिफाई कर रही हैं सभी पर्संस को, नेचुरल पर्संस को, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, और फर्म्स जो कि बिजनेस इंस्टीट्यूशंस होगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गई, और एक हो गई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स। ठीक है, क्या एज अ इकोनॉमी एज अ होल में
यही सब ट्रांजैक्शंस होती है या फिर और भी कुछ होती है? समथिंग मोर्स भी कुछ होती होंगी, है ना? तो अब बताओ कि यहाँ पे जो है हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। क्या हम लोग जो जॉब करते हैं ओनली इन वन इकोनॉमी करते हैं? क्या इंडिया में ही करते हैं इंडिया के सारे लोग जॉब? कुछ लोग तो बाहर भी जाते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जाते हैं, फॉरेन जगह पे जाते हैं। जब वो लोग वहां जाएंगे तो वहां से इनकम भी जनरेट करेंगे, कुछ इनकम भी लेके आएंगे। जब फॉरेन जाएंगे तो फॉरेन के गुड्स भी इधर आएंगे, एक्सपोर्ट्स होंगे, इंपोर्ट्स होंगे, है ना? तो इकोनॉमी में इनकम की फ्लो देखने के लिए एक और सेक्टर है जो कि रह जाता है हमारा, इन तीनों को छोड़ के। अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फैसिलिटेट करती हैं, ये अपने आप में एक सेक्टर नहीं है ना? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी जो कुछ फर्म्स होंगी, बैंक्स प्राइवेट होंगी, कुछ बैंक्स गवर्नमेंट होंगी, लेकिन ये एक फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। सेपरेट सेक्टर नहीं है ये, ठीक है? अब जो नेक्स्ट आएगा तो वो होगा हम लोग को, इसमें जगह तो नहीं बचता इसी डायग्राम में, है ना? चलो ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इनके ये हो गई हाउस होल्ड। ठीक है, इनके बीच की ट्रांजेक्शन्स तो हमने देख लिया लास्ट वाले डायग्राम में, इन तीनों के बीच की, इन चारों के बीच की। अब जब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी आ जाएगी तब ओपन इकोनॉमी हो जाएगी। इकोनॉमी ओपन हो जाएगी कहने का मतलब हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स भी कर रहे हैं। तब हाउस होल्ड्स में से क्या होगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ लोग जाएंगे बाहर, सम पीपल विल गो आउटसाइड फॉर वर्किंग, है ना? तो हाउस होल्ड्स में से कुछ लोग फैक्टर सर्विसेज देंगे जाके। जब उधर फैक्टर सर्विसेज देंगे तो फिर क्या होगा? इनकम भी आएगा रिमिटेंसेस के रूप में, है ना? जैसे कि इंडियन डायस्पोरा जो है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, और रिमिटेंस भी हम लोग को बहुत ज्यादा आता है ना? वन वन लगभग 111 बिलियन से ऊपर डॉलर में। 111 बिलियन का मतलब हो गया कितना? लगभग 9 लाख करोड़ से ऊपर हम लोग को इनकम जनरेट होती है। कुछ लोग जो बाहर गए हुए वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। ठीक है, रेमिटेंसेस कहने का मतलब फॉरेन इनकम, जो वहां जो लोग जा रहे हैं अपने कंट्रीज से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, फिर वो कुछ ना कुछ पैसे अपने होम में भेजते हैं, अपने होम कंट्री को, उसको कहते हैं रेमिटेंसेस। ठीक है, अब बताओ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फर्म्स भी कुछ लेंगे। कुछ फर्म्स जो है वो इंपोर्ट करती हैं, फिर वो रीसेल करती हैं इकोनॉमी में, है ना? जैसे एग्जांपल ले लो आईफोन का, कुछ आईफोन इंपोर्ट्स होती हैं, है ना? तो यहाँ से क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपेंड, इंपोर्ट होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, है ना? और फिर फर्म्स कुछ जो है एक्सपोर्ट भी करेंगी। करेक्ट, है ना? क्या इतना ही है? और भी किसी तरह का आप इनकम सोच सकते हो? सोचो, कुछ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ ऐसा अलग चीज भी आता है क्या? लोन्स वगैरह भी आती है, ठीक है, वो बैंक्स में चले जाएंगे, राइट? और भी कुछ? अच्छा, जब कोई डिजास्टर्स होती है तब फंड्स आती है, आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया भी देती है ना? जैसे कहीं पे डिजास्टर हो गई तो इंडिया क्या करेगी? अपना कुछ फ्लाइट से भेजेगी, कुछ पैसे देंगी हेल्प करने के लिए। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अब कुछ तो डायरेक्ट आएंगी हाउस होल्ड्स के पास। कि मान लो कोई फॉरेन में स्टूडेंट है, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट फॉरेन में जाके पढ़ रहा है, तो वहां उसे कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, है ना? स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो इस तरह की इनकम जो कि यूनिलैटरल हो,
जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट अभी हम लोग देखें, इसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ट्रांसफर इनकम, क्योंकि ये यूनिलेटरल है, वन वे है। अब उसको स्कॉलरशिप्स मिला तो स्कॉलरशिप्स के बदले तो कोई सर्विस नहीं दे रहा है, वो उस पढ़ने में अच्छा है, ही इज कैपेबल, सो ही इज रिसीविंग द स्कॉलरशिप। देयर इज नो अदर क्विड प्रो क्यू दैट ही मस्ट प्रोवाइड समथिंग। हालांकि कुछ स्कॉलरशिप्स के पीछे रहती है कुछ कंडीशंस, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, स्कॉलरशिप्स उसके टैलेंट के ऊपर है ना। उस तरह के इनकम को कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब जो डिजास्टर वाले केस में आया, कभी कभी जो अदर गवर्नमेंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देती है, फिर गवर्नमेंट से हाउस होल्ड पे जाती है ना। अब जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, वो जो है वो भी कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स करती है हाउस होल्ड्स को। सम ट्रांसफर पेमेंट इज मेड फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड्स, लाइक एग्जाम्पल सोचो आप, पेंशन। हाँ ठीक है, सब्सिडीज भी एक तरह का टैक्सेस के उस तरह की है। तो गवर्नमेंट क्या पेंशन देती है, गवर्नमेंट काफी स्कीम्स चलाती है ना, पुअर हाउस होल्ड्स के लिए जो वल्नरेबल है, तो गवर्नमेंट्स भी कुछ ट्रांसफर इनकम। ठीक है, जैसे में आप पेंशन ले लो, रिलीफ फंड्स ले लो, और गवर्नमेंट टैक्सेस तो ठीक है, टैक्सेस तो लेती है, कुछ सब्सिडीज भी देती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। और बैंक्स के साथ इनका ट्रांजेक्शन्स रहता ही है। तो ये कहने का मतलब हुआ, इन एन इकोनॉमी मेजरली चार सेक्टर्स देख रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, अब जब हम लोग जीडीपी पढ़ेंगे ना, तो जीडीपी मतलब क्या, नॉर्मली हम लोग समझते हैं इनकम ऑफ ए कंट्री, नॉर्मली हम लोग यही समझते हैं ना, फॉर इन नॉर्मल पार्लेंस कॉमन मैन के लिए क्या है जीडीपी, कि होल ऑफ इकोनॉमी की इनकम है वो। जब हम लोग को जीडीपी निकालना होगा, तो इन चारों के इनकम को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो जीडीपी आ जाएगी चारों से। या तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कुछ फायदा होगा या घटा होगा, या तो ज्यादा पैसे बाहर जा रहे हैं, कम पैसे इनसाइड आ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, यू आर अंडरस्टैंडिंग ना, यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी? ओके, थैंक यू। तो इफ वी विल ऐड ऑल दोज, ऑल फोर सेक्टर्स, तो जीडीपी कहने का मतलब नॉर्मल पार्लेंस में, हालांकि जीडीपी टेक्निकल टर्म है, उसको हम लोग को समझने के लिए बैकग्राउंड में और भी काफी चीजें समझनी होगी। ठीक है, लेकिन अब हम लोग ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये था फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, जो पूरा है ये फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, इनकम किस तरह से फ्लो कर रही है। ठीक है, चार सेक्टर्स में इनकम फ्लो कर रही थी। अब हम लोग फ्लो ऑफ इनकम के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हेडिंग डालेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, ठीक है। सर्कुलर, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमिक मॉडल, circular flow of income in an economic model illustrates, circular flow of income in an economic model illustrates how money moves through, how money moves through different sectors of economy, how money moves through different sectors of economy. It showcases, it showcases the continuous movement, it showcases the continuous movement of income
बिटवीन प्रोड्यूसर्स, ब्रैकेट में फर्म्स लिखेंगे, दैट इज फर्म्स, कंज्यूमर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज हाउस होल्ड्स, फिर लिखेंगे कॉमा देके गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट, फिनेंशियल सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, गवर्नमेंट, financial sector and foreign sector, demonstrating the interdependence of various economic agents, demonstrating demonstrating the interdependence of various economic agents। अब जो है उसके नीचे आप ये डायग्राम बना लो और इसके साथ जो है ना इसको भी इंटीग्रेट कर लेना बाद में, पहले ये देख लो आप। वेरियस एजेंट्स, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरियस एजेंट्स, वेरियस इकोनॉमिक एजेंट्स, ये वाला डायग्राम बना लो आप, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और यहाँ पे नीचे में ना थोड़ा सा नीचे स्पेस छोड़ के फॉरेन सेक्टर का भी रख देना, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का, जो कि हम लोग इसमें देखे है ना। फिर मैं इधर कर दूंगा उसको। ये दिख रहा है ना प्रॉपरली? हो गया क्या ये? हो जाए तो बोलना। ये लोन्स लोन्स लोन्स।
हो गया। अब इसको भी इंटीग्रेट कर लो आप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला जो उसमें छूट गया था नीचे लिख के इसको उसमें इंटीग्रेट कर लो। डन। ओके, चलो फिर अब हम लोग बढ़ते हैं नेशनल इनकम की तरफ, ठीक है। इंडिविजुअल इनकम तो हमें समझ में आता है, we can easily calculate individual income that we all earn, but what about national income? How will you calculate national income? जब हम लोग नेशनल इनकम के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे सोचो, एक इमेजिनरी सिचुएशन लो कि इनकम ऑफ द होल नेशन, ठीक है, जो कि हम लोग पीछे देखें कौन कौन से सेक्टर्स में। अभी पिछला जो फ्लो ऑफ इनकम में देखे थे, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड्स, फॉर्म्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन सभी के इनकम्स को हम लोग लेते हैं, ठीक है। जितना ये लोग इनकम अर्न करते हैं इसको एक ट्रेजर चेस्ट में बंद कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि ये एक तिजोरी है, ठीक है, इसमें जितने भी इनकम है नेशन के सबको बंद कर देते हैं इस डब्बी में, ठीक है। ये पैसे हैं, पूरा भरा हुआ है, तो यही है नेशनल इनकम, ठीक है। आम भाषा में समझने के लिए ये क्या है, नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ होल ऑफ इकोनॉमी दैट इज बीइंग अर्न बाय ऑल द फोर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन अब कहेंगे कि ये तो ठीक है, कॉमन मैन के समझने के लिए आसान है, बट व्हाट फॉर इकोनॉमिस्ट? इकोनॉमिस्ट नेशनल इनकम को थोड़ा अलग तरह से देखते हैं, जिसमें कि काफी कंपोनेंट्स आती हैं, जैसे जीडीपी हो गया, है ना, जीडीपी जिसकी बात न्यूज में आप रोज सुनते होगे, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, जीएनपी कम सुनने में आता है, ज्यादा जीडीपी सुनने में आता है। ये दोनों नेशनल इनकम का ही टाइप्स है, कहने का मतलब। अब इनमें क्या फर्क है, एक होती है फैक्टर कॉस्ट पे, अभी जो हम लोग फैक्टर सर्विसेज देखें फैक्टर कॉस्ट पे होती है, एक होती है मार्केट प्राइसेस पे। तो इन सबों को समझने के लिए हम लोगों को पहले कुछ डिफरेंट सब टॉपिक समझना पड़ेगा, स्मॉल टॉपिक्स। नेशनल इनकम को समझने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, ठीक है ना, किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी से आप लोग क्या समझते हो? अगर मैं बोलूं कि डोमेस्टिक टेरिटरी, तो आप उससे क्या क्या समझते हो? इंडियन, सबसे पहले तो पता लगता है जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है अपना, वो हो गया। और
हाँ करेक्ट, पढ़ रखा है आपने। इसमें वर्ल्ड मैप खोलता हूँ, खुल रहा। है इसमें एक वर्ल्ड मैप मैप निकालता हूँ। वर्ल्ड मैप, ठीक है। अब हालांकि थोड़ा सा इसमें डिबेटेबल वाला है, उसको अपना ही हिस्सा है वो, ये जो पॉइंटेड करके दिया है, गूगल मैप में इधर उधर करते हैं लोग, है ना। पाकिस्तान में दिखाएंगे कि वो वाला एरिया उसमें है, और यहाँ इंडिया में दिखाएंगे अपने में है। ठीक है, चलो ठीक है। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या होगी? पहली तो हमें पॉलिटिकल फ्रंटियर दिख रही है हमें, है ना, तो ये अपने ऐसे करके है। अब ये ठीक है, प्लस डोमेस्टिक टेरिटरी जो कि हम लोग इकोनॉमिक्स में देखेंगे, सिर्फ इतने ही तक लिमिटेड नहीं है। अब इंडियन एम्बेसीज जो है वो भी अलग अलग कंट्रीज में है, यूएस में है, ठीक है, ब्राजील में होगी, सब जगह होगी। जितने भी देश में इंडियन एम्बेसीज होगी, लगभग मोर देन 150 इंडियन एम्बेसीज। हमारी एम्बेसीज सारी कंट्रीज में नहीं है अभी तक। अफ्रीका में कुछ कमी है, सभी देशों में नहीं है। अफ्रीका में कितने देश है? 54 से के करीब में देश है, कंट्रीज है, तो सभी जगह नहीं है। लेकिन कभी कभी एक ही एम्बेसी से तीन चार कंट्रीज की काम होती है उसी के थ्रू। जैसे नाइजीरिया में होगी एम्बेसी, तो नाइजर चैड वगैरह के आसपास जहां नहीं होगी उसके थ्रू काम होगी। ठीक है, तो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी जो है उसमें इंक्लूड होगी इकोनॉमिक्स के पर्पज से इंडियन पॉलिटिकल पॉलिटिकल फ्रंटियर, ठीक है, प्लस एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स इन अदर कंट्रीज। ठीक है, इसके बाद और भी चीजें ऐड होगी डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब मान लो कि अभी इस वक्त पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ फ्लाइट्स जो होंगी वो फ्लाई एयर एयर में होंगी कुछ फ्लाइट्स। अब मान लो हमें कुछ लिखना है इसमें, कहाँ गया वो? ठीक है, ब्लैक रख दिया। ठीक है, कुछ फ्लाइट्स यूएसए से ऐसे करके अभी आ रही होंगी मान लो इंडिया की तरफ, अभी एयर में ही है। तो अब उसमें भी तो कुछ इनकम जनरेट हो रहा है, कुछ शिप्स भी होंगी मान लो इंडियन ओशन में, सभी जगह ये भी चल रही हैं अभी, कहीं कहीं चल रही हैं। अब इनमें जो इनकम जनरेट हो रही है कुछ ना कुछ वो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी तब, एक कंडीशन है उसमें, इफ द शिप्स और एरोप्लेन इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियंस। ठीक है, अगर वही मान लो कि यूएस की एयरलाइंस है, तो वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी, हालांकि उसमें इंडियन सिटीजन बैठे भी हो तो। ठीक है, अब इंडियन एयरलाइंस है, मान लो एयर एयर इंडिया है, इंडिगो है, अब उसकी फ्लाइट्स आ रही हैं यूएस से इंडिया। ठीक है, उसमें हो सकता है सभी देश के डिफरेंट कंट्रीज के लोग हों। अब वहां पे जो इनकम जनरेट हो रहा है वो कहां पे आएगी? हमारे इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, और एक चीज और आती है यहाँ पे, अब जो अपना पॉलिटिकल फ्रंटियर है ना, अब ये जो है लैंड एरिया, ये वाली पोर्शन सिर्फ इतना ही तक नहीं है। यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स होती हैं अपनी जो इंटरनेशनल एयर स्पेस है, जो एयर स्पेस होगी, जो कोस्ट लाइन है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक है ना। अब इसको
ठीक है, ये इंडियन पेनिनसुला का साउदर्न पार्ट है। ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है सिर्फ लैंड एरिया में नहीं आएगी, यहां से 12 नॉटिकल माइल्स, ये मान लो कि बे ऑफ बंगाल है ना, यहां से जो 12 नॉटिकल माइल्स होगी वो अपनी एयर स्पेस भी कहलाती है ना। अगर ये एयर स्पेस में यहां पे भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ये कोस्ट लाइन को छोड़ के, जो कोस्ट लाइन है बेस लाइन, इससे 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स में कितना किलोमीटर होता है पता है, या फिर कितना मीटर होता है एक नॉटिकल माइल्स में? 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, नॉटिकल माइल्स। मतलब जो इंडियन कोस्ट लाइंस है उससे 12 नॉटिकल माइल्स के दूरी तक कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में कहलाएगी, ठीक है। अब ये जो 12 नॉटिकल माइल्स वाली बात है, ये यूएन क्लोज की दी हुई एक रूल्स पे है। अब जो कभी कभी टकराहट होती है, आप देखोगे कि साउथ चाइना सी में, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में जाते हैं, तो देखोगे कि काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वियतनाम के बीच में, चाइना के बीच में, साउथ चाइना सी में। तो ये वही 12 नॉटिकल माइल्स वाली बात है। और एक यूएन क्लॉज ये भी कहती है कि जो 200 नॉटिकल माइल्स तक की रीजन होगी, 200 नॉटिकल माइल्स, वो आएगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स मतलब कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब कितना हो गया, 200 गुने इतना, तो लगभग 400 के आसपास, 400 से थोड़ा सा कम, 300 किलोमीटर के आसपास जो भी रिसोर्सेस मिलेंगी ओशन में, या फिर कोई भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स किसके पास होगी, उस कंट्रीज के पास। अब 300 किलोमीटर का एरिया तो बहुत बड़ा होता है, मतलब जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो तो बहुत बड़ा होता है। अब मान लो कि 300 से पहले ही दूसरी देश है, यहाँ पे एक छोटी आइलैंड है, तो ये कहेगी कि ठीक है मेरे, तुम तो ठीक है तुम्हारे कोस्ट लाइन से 300 किलोमीटर मेरे तरफ है, और ये कहेगी कि मेरे से भी 300 दे इधर, तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है। वही चाइना क्या करता है, चाइना क्या करता है कि वो आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना लेता है बीच में, फिर कहता है कि 300 किलोमीटर तक जो एरिया है वो हमारा है। फिर वहां पे वियतनाम बोलता है ऐसे कैसे भाई, तुम्हारा कैसे, मेरा भी तो है, मेरा भी तो 900, मतलब 300 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स मेरा भी एक्सक्लूसिव राइट्स है। फिर क्या होगा, बीच बीच में चाइना अपना वॉरशिप भेज देगा, यहाँ पे वॉरशिप भेज देगा कभी कभी, यहाँ तक तो चलो ठीक है, फ्री फ्री जोन है, 200 नॉटिक 12, ये 12 नॉटिकल माइल्स को छोड़ के अगर कोई शिप इधर आ रही है, इसका मतलब वो डोमेस्टिक टेरिटरी में, पॉलिटिकल फ्रंटियर में घुस रही है, वो सोवरेनिटी पे खतरा है कि भाई तुम इधर आ रहे हो तो परमिशन तो लेके आओ हमसे। लेकिन इधर है कि यहाँ पे कोई शिप फ्रीली जा सकती है, 200, यानी कि 188 किलोमीटर इधर तक, बट वो कोई इकोनॉमिक, अब ऐसा नहीं कि अपना शिप लिए जाके ड्रिल करने लगे यहाँ पे और ऑयल रिसोर्सेस निकाल लिए, नहीं वो नहीं कर सकते, वो कर सकता है वही जो जिस कंट्री के पास उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स है। हाँ, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक, 12 तो अपना यही है, 200 बेस लाइन से यहाँ से, तो यहाँ से 188 बचेगा ना, ये हाँ मूवमेंट कर सकते हैं, बट वहां पे कोई रिसोर्स हम लोग, मतलब कोई दूसरी कंट्रीज आके वहां से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है ना। अगर वो, अब हम अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट दूसरे को सेल कर दिए, है ना, कि अपने, अब हम, मेरे पास रिसोर्स तो है लेकिन कैपेसिटी नहीं है उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब जब वहां पे जाओगे तो 2 किलोमीटर डीप होती है ओशन, अब वहां से कोई चीज मिनरल रिसोर्स निकालने के लिए है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब मान लो कोई पुअर नेशन है, अफ्रीका है, उसके पास कोस्ट लाइन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगी, अपनी उसको सेल कर देगी दूसरी कंट्रीज को, इकोनॉमिक राइट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट को। तो चाइना क्या करता है, जहां भी कुछ दिखता है उसको जाके खरीद लेता है। हम लोग भी एक वियतनाम के पास में एक बार 2004 के आसपास में, या फिर 4 से 6 के आसपास में, वियतनाम के उसको थोड़ा सा परचेज किए थे कि हम लोग भी वहां से कुछ ड्रिल करके निकालेंगे, ठीक है। तो अब जो हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इकोनॉमी देख रहे हैं, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक तो है ही, प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी है उसमें, ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में लिखते हैं। ये डोमेस्टिक टेरिटरी समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि फिर हम लोग को नेशनल इनकम हो या फिर जीडीपी हो, जीएनपी हो, उनके डिफरेंशिएट करने के लिए ये सब चीजें काफी काम आएंगी हमको। थोड़ी टेक्निकल है, बोर भी हो सकते हो, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली इसको समझेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी हेडिंग देंगे। द डोमेस्टिक टेरिटरी, द डोमेस्टिक टेरिटरी in context of the domestic territory in context of national income refers to domestic territory in context of national income refers to the geographical area, refers to the geographical area within which the economic activities are considered for calculating a country's GDP. Within which the economic activities are considered for calculation of a country's GDP. This includes this includes not just this includes not just the land area of a country. This includes not just the land area of a country, but also other areas, where the country exercises its economic control. But also other areas, where the country exercises its इकोनॉमिक कंट्रोल। अब डोमेस्टिक टेरिटरी की कंपोनेंट्स लिखेंगे। नंबर 1 में पॉलिटिकल फ्रंटियर, ये लिख लिए।
नंबर 4 में ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियंस, ठीक है, और कंट्रोल बाय कंट्री। ऑयल रिग्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियंस और कंट्रोल्ड बाय द कंट्री। वैसी शिप्स एयरक्राफ्ट जो फॉरेन लैंड्स पे हो, फॉरेन एयर स्पेस में हो, इंटरनेशनल वाटर्स में हो, लेकिन उसके साथ कंडीशंस क्या है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियंस और कंट्रोल्ड बाय द कंट्री। किसी फॉर्म के द्वारा भी तो कंट्रोल्ड हो सकती है ना, ठीक है। अब देखो जो जीडीपी में ग्रॉस है ना, ग्रॉस तो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, डोमेस्टिक वाली पार्ट है। जब डोमेस्टिक सुनो इकोनॉमी में, तो ये चारों पांचों चीज आपको दिमाग में आना चाहिए। सिर्फ डोमेस्टिक का मतलब ऐसा नहीं, जनरली क्या होता है ना, हम लोग सोच लेते हैं कि पॉलिटिकल फ्रंटियर होगी डोमेस्टिक, नहीं। जब भी डोमेस्टिक दिमाग में आए तो ये चारों चीजें आनी चाहिए कम से कम, ठीक है। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी देखें, तो अब हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? नॉन रेसिडेंट इंडियंस के बारे में सुने होंगे, एनआरआई जिसको कहते हैं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है इंडियंस के, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट्स आर दोज पर्संस जिनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन कंट्री। अब मान लो जो एनआरआईज हैं, उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है? इन दैट रिस्पेक्टिव नेशन, इन दैट रिस्पेक्टिव कंट्री, तो वो नहीं होंगे, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। अब जैसे मैं हूं, मैं इंडिया में हूं, यहाँ पढ़ा रहा हूं, मेरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाइज करती है? यहाँ पे। तो मैं नॉर्मल रेसिडेंट इस वाले कारण से हूं। लेकिन सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है, इसके साथ एक चीज और होनी चाहिए, रेसिडेंस उसकी जो मिनिमम 1 ईयर होनी चाहिए, 1 ईयर और एबव, ठीक है। अब मान लो कि कोई पर्सन है, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो कंट्रीज में ही है, लेकिन वो उसकी 8 मंथ्स के लिए वो दूसरे जगह ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो 4 मंथ ही इंडिया में रहता है, तब वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई श्रीलंकन सिटीजन है, ठीक है, वो इंडिया आता है, इंडिया में रहता है और यही इनकम जनरेट करता है, और काफी दिनों से है, 3-4 सालों से है, तो वो हालांकि सिटीजन नहीं है इंडियन, लेकिन फिर भी नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ कहलाएगा? इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट। यू आर गेटिंग द पॉइंट। नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट के लिए 2 पॉइंट्स हैं, मतलब उसको किसी भी पर्सन को नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर करने के लिए 2 पॉइंट्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दी स्पेसिफिक कंट्री, इन दैट कंट्री, प्लस मिनिमम नंबर ऑफ स्टे शुड बी 1 ईयर्स और मोर देन दैट, ठीक है। अब देखते हैं क्या नॉर्मल रेसिडेंट ये दोनों कंडीशंस जो फुलफिल करेंगे, क्या वो सारे लोग नॉर्मल रेसिडेंट होंगे? नहीं, कुछ तो एक्सेप्शंस होंगी ना, तो कुछ एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्शंस में क्या है? एक्सेप्शंस टू, आप लोग कुछ सोच सकते हो एक्सेप्शंस? अब बताओ कोई फॉरेन टूरिस्ट है, ठीक है, वो बहुत घुमक्कर है, पहले कैसे ह्यून सेंग वगैरह आया करते थे, तो 12-12 साल के लिए घूम ही रहा है। जब एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे आप, तो वो जो पहले के टूरिस्ट हुआ करते थे, वो शिप लेके निकले तो 30 साल बाद घर वापस जा रहे हैं। तो अब मान लो कि कोई अभी सिचुएशन हम देख लो, टूरिस्ट तो ऐसे जनरली शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग जाया करते हैं कहीं, कोई मान लो फॉरेन टूरिस्ट है, ब्लॉगर है, वो सालों सालों के लिए किसी देश में ही रहता है, ठीक है, तो क्या वो भी नॉर्मल रेसिडेंट? कोई फॉरेन ब्लॉगर है, यूएस का ब्लॉगर है, इंडिया आ गया, ऋषिकेश में ठहरा हुआ है और ब्लॉगिंग करता है, सब कुछ करता है, यहाँ पे मोर देन अ ईयर स्टे कर रहा है ना,
तो वो फॉरेन टूरिस्ट नहीं आएगी नॉर्मल रेसिडेंट में, ठीक है, वो एक्सेप्शन होगी, ठीक है। अब और भी सोचो कुछ दूसरा एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन है कि हाँ, जो फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया, अपने तो दूसरे एम्बेसीज को अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में ले लिए हैं। इंडिया चाणक्यपुरी जब जाओगे आप, अभी दिल्ली में चाणक्यपुरी में हुए ना फॉरेन एम्बेसीज सभी कंट्रीज की, तो जो वहां पे जो एम्बेसीज है वो जो है, हालांकि एम्बेसीज में जो स्टाफ्स काम कर रहे हैं वो तो इंडिया में ही काम कर रहे हैं, सालों सालों काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंडियन नॉर्मल सिटीजन तो नहीं है ही नहीं, वो नॉर्मल रेसिडेंट भी नहीं कहलाएंगे कैलकुलेट करने के लिए। अब मान लेते हैं कि कोई फॉरेन स्टूडेंट है, ठीक है, नेपाल का स्टूडेंट हो गया या फिर कोई अफ्रीकन स्टूडेंट है, इंडियन यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ रहा है, 3-4 सालों का कोर्स तो होता ही है, तो क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा? नहीं, वो भी नहीं कहलाएगा। अब एक और एक्सेप्शन है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मान लो एग्जांपल्स में कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएलओ, चाणक्यपुरी में उसकी भी हेड ऑफिस है, वहां पर भी इंटरनेशनल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो जो वो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो भी मैक्सिमम ईयर्स से कर रहे हैं, काफी दिनों से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट में आएंगे? वो भी नहीं आएंगे, वो एक्सेप्शंस है। हालांकि वो ये दोनों चीजें फुलफिल कर रहे हैं जो पीछे वाले हम लोग रीजंस देखे, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाइक कर रही है, यहीं पे है, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे रेंट दे रहे हैं, और मिनिमम ईयर्स ऑफ स्टे भी 1 ईयर एंड अबव है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कंसीडर कर किए जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। ये सब थोड़ी मतलब टेक्निकल टर्म्स है, बट हमें बाद में यूजफुल आएंगी ये, जब हम लोग इनकम प्रॉपर कैलकुलेट करने लगेंगे या फिर देखेंगे क्वेश्चंस जब हम लोग पढ़ेंगे, तो एलिमिनेशन में कभी कभी क्या होती है ना, आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट। तो जब तक इन चीजों की टेक्निकलिटीज को थोड़ा बहुत नहीं देखोगे तो फिर ना तो इकोनॉमिक्स में मजा आएगा, ना क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होंगे, तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, बट इसको हम लोग लिखते हैं। हाँ, नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट क्या लिखते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट आर दोज who ordinarily who ordinarily resides in that nation या country, who ordinarily resides in that nation or country, and whose economic interest and whose economic interest lies with that country, and whose economic interest lies with that country, and the stay should be more than 1 year, and the stay should be 1 year or more than 1 year. Normal resident includes individuals as well as institutions. Normal resident includes individuals as well as institutions, nationals and non-nationals. एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल करके। An Indian citizen working in the USA, an Indian citizen working in the USA for 6 months, an Indian citizen working in the USA for 6 months is considered a normal resident of India. फिर एग्जाम्पल्स में कॉमा लिखते हैं, कॉमा डालते हैं। A foreigner living and working in India for over a year, a foreigner living and working in India for over a year is considered a normal resident of India. लिख लिए, a foreigner living and working in India for over a year is considered a normal resident of India.
अब नॉर्मल रेसिडेंट को डोंट कंफ्यूज इट विथ सिटीजनशिप, सिटीजन्स। सिटीजन से कंफ्यूज नहीं करना है, थोड़ा सा अलग है ये, है ना। जो नॉन सिटीजन्स हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस, या फिर हेडिंग डालेंगे हु इज नॉट ए नॉर्मल रेसिडेंट, एक्सेप्शंस टू नॉर्मल रेसिडेंट। नंबर 1 में लिखेंगे फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट। नंबर 2 में लिखेंगे ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स ऑफ अदर कंट्रीज, ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स ऑफ अदर कंट्रीज। employees of international organizations such as ILO, employees of international organizations such as ILO, थर्ड पॉइंट होगा ये। फोर्थ एक्सेप्शन में लिखेंगे, फोर्थ एक्सेप्शन में लिखेंगे क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन शिप्स। अब कोई शिप या फिर एयरप्लेन आके डॉक हुई इंडिया पे, कोई फॉरेन शिप है इंडियन पोर्ट्स पे डॉक होती है, अब जो उसकी क्रू मेंबर्स हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल्स ही है, मतलब इसको इसी में लिख लो एक्सेप्शन में। अ फॉरेनर और a foreign engineer comes to India for installing a machine. A foreign engineer comes to India for installing a machine. अब हो सकता है कि वो मोर देन 1 ईयर लग जाए उसको इंस्टॉलमेंट करने में, मशीन को इंस्टॉल करने में, बट फिर भी वो एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है। एक और नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो स्टूडेंट्स एंड पेशेंट्स, स्टूडेंट्स एंड पेशेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज रिसाइडिंग इन आवर कंट्रीज, या स्टूडेंट्स एंड पेशेंट्स इन आवर कंट्रीज ऑफ अदर नेशंस, ठीक। नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में देखिए ना। अब देखो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी, ये जो डी है ना यहाँ पे, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ते हैं हम लोग, इसका रिलेशन आएगा उसी डोमेस्टिक टेरिटरी से जो हमने देखा। नॉर्मल रेसिडेंट से पहले हमने क्या देखा, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। एक टर्म होती है जीएनपी, यहाँ पे जो एन है ना वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल, वो एन को, ये जो नेशनल है ना ये नॉर्मल रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये बाद में हम लोग फिर से देखेंगे वापस में, बट अभी जो ये हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट पढ़े हैं, ये एन जो है ना ये इस नेशनल को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्मल रेसिडेंट। डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट, जब हम लोग काफी अच्छे से उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे तो फिर हमको पता चलेगा कि मतलब स्पेस से यहाँ आने के लिए हमको उस कंसेप्ट का यूज करना होगा, ठीक है। अब इसी तरह से एक और चीज है फैक्टर इनकम और मार्केट प्राइस, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि नोएडा में कोई फैक्ट्री है, ठीक है, नोएडा में है फैक्ट्री, फैक्ट्री वो मान लो कि वो टीवी प्रोड्यूस करती है, टेलीविजन, ठीक है। टेलीविजन की कॉस्ट है उसको सारा चीज मिला के होता है 15,000, ठीक है। ये जो 15,000 है नोएडा की फैक्ट्री के लिए, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी, सिंपल सी बात है। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उसी की कॉस्ट जुड़ेगी ना। तो जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या क्या होती है,
आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, लैंड, लेबर, ये प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। चार चीजें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, हाँ रॉ मटेरियल भी है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज या एंटरप्राइज, ये प्राइमरी है फैक्टर। ठीक है, अब जो लैंड है उस पे क्या मिलती है, रेंट मिलती है। ठीक है, लेबर को क्या मिलती है, वेजेस मिलती है। कैपिटल को क्या मिलती है, इंटरेस्ट मिलती है। कैपिटल मतलब लोन्स या फिर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है। और जो इंटरप्राइज है या फिर एंटरप्रेन्योर है उसको मिलती है प्रॉफिट। अब जो फैक्टर कॉस्ट होगी ना किसी भी गुड्स की, जैसे नोएडा में हम लोग फैक्ट्री देखे किस चीज की, टेलीविजन की, और हमने सपोज किया इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी है, 15,000। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी इनमें इन्वॉल्व थी ना, ये चारों को जोड़ के जो कॉस्ट आई हमारी वो कितनी आई, 15,000। तो क्या मार्केट में जाएगी वही टेलीविजन, करोल बाग के मार्केट में जाएगी, तो मान लो कि क्या वो 15,000 में ही सेल होगी? वो तो सरकार बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी हमें टैक्स भी दो, है ना। अब जब फैक्ट्री से टेलीविजन निकल के जाती है मार्केट प्लेस पे, इससे बीच में क्या होती है, टैक्सेस ऐड, जैसे जीएसटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, मान लो कि 5,000 का इस पर जीएसटी आ गया। अब ये कितने की मिल रही है मार्केट में, 20,000। ठीक है, तो ये क्या थी, फैक्टर कॉस्ट थी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जब मार्केट में गई उस पर जीएसटी ऐड होगी, डिफरेंट तरह की और भी टैक्सेस होगी, ये कहलाएगी मार्केट प्राइस। ठीक है, एमपी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। ठीक है, बेसिक प्राइस क्या कहती है, अब देखो कई बार क्या होगा ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में, कि गवर्नमेंट जो है कुछ, ठीक है यहाँ पे जीएसटी ले रही है, वो क्या करेगी, कुछ सब्सिडीज भी प्रोवाइड करेंगे बिजनेस को। जैसे हैंडलूम की एग्जांपल ले लो, हैंडलूम सेक्टर में गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सब्सिडीज देती है क्योंकि बिजनेस सस्टेन नहीं कर पा रही है ना। तो फिर उस केस में जब आएंगे तो एक और कॉन्सेप्ट आती है बेसिक प्राइसेस की। क्या आती है, बेसिक प्राइसेस की। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट तो बहुत सिंपल, ये भी सिंपल ही है। बेसिक प्राइस क्या कहती है, मार्केट प्राइस एमपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, अब इसका मतलब जब हम लोग बेसिक प्राइस बोलते हैं तो बेसिक प्राइस कहने का मतलब जो प्रोड्यूसर है उसको कितना मनी मिला, है ना। प्रोड्यूसर है, अब मान लो उसी एग्जांपल्स में देखो, मान लेते हैं कि हैंडलूम वाला एग्जांपल है कि 15,000 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको टैक्स लग जा रहा है 5,000, तो ये हो जा रही है 20,000 की मार्केट में। ठीक है, अब सरकार को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि यार इसको थोड़ा सा सब्सिडीज मिलनी चाहिए, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ठीक है तुम ये प्रोड्यूस करो, तुम्हें 2,000 की सब्सिडीज दे देता हूँ। ठीक है, अब ये कितनी होगी, 18,000। ये जो 18,000 है, अब ये 18,000 प्रोड्यूसर को मिल रही है। हाउ मच द प्रोड्यूसर इज गेटिंग एट लास्ट, टेकिंग एट होम, 18,000। तो ये 18,000 है ना, वो बेसिक प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट नहीं है। ये फैक्टर कॉस्ट कितना था, 15,000, 15,000, बट बेसिक प्राइस क्या है, 18,000, है ना। पहले 2015 से पहले हम लोग बेसिक प्राइसेस के बारे में नहीं पढ़ते थे। 2015 के बाद में गवर्नमेंट कुछ चेंजेस की, उसके बाद बेसिक प्राइसेस को इंट्रोड्यूस करना थोड़ा ये हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एक पहले जो पद्धति हुआ करती थी, मेथड थी, वो चेंज हुई। 2021 में मेरे ख्याल से क्वेश्चंस भी आई थी मेंस में, व्हाट आर द चेंजेस इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मेंस में आई है क्वेश्चन एक बार। ठीक है, अब तीन कॉन्सेप्ट्स देखे हम लोग, फैक्टर कॉस्ट,
मार्केट प्राइस एंड बेसिक प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट से ही रिलेटेड एक और चीज है जिसको कहते हैं एनएफआईए। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जो हम लोग फैक्टर कॉस्ट देखे हैं ऊपर में लैंड लेबर कैपिटल के ऊपर देखे ना, अब कुछ कुछ फैक्टर्स जैसे लैंड लेबर कैपिटल है, जो वेजेस है, एम्प्लॉयज है, कुछ बाहर भी तो काम कर रहे हैं, कुछ बाहर के भी इंडिया में काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम लोग सरप्लस में ले आ पाए बाहर से, जितना कमा रहे थे बाहर से उससे ज्यादा देना पड़ जाए, तब तो नेट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इस इन चारों के बारे में हम लोग लिखते हैं फैक्टर कॉस्ट से शुरू करते हुए। ऐसा करो कि आप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट को एक बॉक्स में ही बना लो, दोनों को। मार्केट प्राइस डिफरेंशिएशन भी हो जाएगी और उसमें उसके बारे में लिख भी लेंगे। यहाँ पे लिख लो एस्पेक्ट। डेफिनेशन लिखते हैं दोनों का। ठीक है, डेफिनेशन में लिखते हैं कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर कॉस्ट में इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मार्केट प्राइस में लिखते हैं, मार्केट प्राइस में लिखते हैं फाइनल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा में लिखते हैं डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट में लिखते हैं बेसिक प्राइस। समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग देते हैं बेसिक प्राइसेस। बेसिक प्राइसेस में लिखते हैं बेसिक प्राइस रेफर्स टू the amount received by producers for goods and services excluding any taxes on products,
excluding any taxes on products like sales tax, GST etc. ब्रैकेट में लिख देंगे, taxes on products but including any subsidies on products, but including any subsidies on products, full stop. Basic price represents the actual revenue. Basic price represents the actual revenue that producers earn from their output. Okay. Basic prices represents the actual revenue that producers earn from their output. ठीक है, बेसिक प्राइस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये इस वाले को, बेसिक प्राइस को, ठीक ठीक ठीक। करें, लिख लिए। अब देखो है क्या ना, कभी कभी क्या होगी ना, बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट सेम हो जाएगी। किस केस में आप बता सकते हो? बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट अभी हम लोग देखें, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस सेम हो जाएगी। किस केस में? जब गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं देगी, है ना। अब मान लो कि कोई चीज है, फोन ही ले लो, नॉर्मल सा जो फोन है, अगर उस पर गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं दे रही है, सब्सिडीज कितना हो गया? जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो अब उसका जो फैक्टर कॉस्ट है ना, तो वहां पर भी नहीं है, सब्सिडीज जीरो है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें ना जहां पे गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, मान लो एग्जांपल ले लो कि कोई भी हैंडलूम इंडस्ट्री है, ठीक है, हैंडलूम समझ में आता है ना, जो हैंडलूम मशीन्स को यूज करके कोई खादी इंडस्ट्रीज होगी, खादी ग्रामोद्योग हो गया, है ना, टेक्सटाइल्स में, तो वहां पे गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज भी देती है। अब मान लो कि कोई साड़ी ले लेते हैं, ठीक है, साड़ी है, हैंडलूम साड़ी होती है, ठीक है। अब इसको प्रोड्यूस करने में फैक्टर कॉस्ट जो है 1000 लगी, ठीक है, 1000, जिसमें कि इंक्लूडेड कौन कौन सी है? फैक्टर्स, रेंट दे दिए, ठीक है, लेबर को वेजेस मिल चुकी हैं, जो कैपिटल इंप्लॉयड हुई थी उस पे इंटरेस्ट भी हो गई, और जो एंटरप्रेन्योर था वो अपने हिस्से का प्रॉफिट भी उसमें रख दिया, क्योंकि वो काम कर रहा है ना, वो रिस्क टेक कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट भी चाहिए। 1000 की हो गई, ठीक है। अब गवर्नमेंट को क्या लगती है? गवर्नमेंट को लगती है कि अच्छा ये जब 1000 की जाएगी मार्केट में, ठीक है, 1000 की जब मार्केट प्राइस में आएगी, तो गवर्नमेंट फिर टैक्सेस भी लेंगी इस पे, कुछ जीएसटी, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट 200 जीएसटी लगा ली, जो भी उसका टैक्स रेट रहा हो, तो अब ये मार्केट में कितनी हो गई? 1200 की हो गई। और जो ऑलरेडी जो मशीन मेड साड़ीज है मार्केट में, जो मार्केट को ज्यादा सेल हो रही है, वो ऑलरेडी मान लो कि थाउजेंड्स में हो रही है, ठीक है, क्योंकि उनके प्रोडक्शन ज्यादा है। तो गवर्नमेंट अब क्या कहेगी कि ठीक है, 200 तुमसे टैक्स तो लिए, लेकिन तुम्हें 200 का सब्सिडीज देते हैं फॉर हैंडलूम, ठीक है। तो 200 का सब्सिडीज, या मान लो कि 300 का सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है, ज्यादा ही गवर्नमेंट दयालु दयालु है कि भाई ठीक है, लो कमाओ,
300 का सब्सिडीज दे रही है। जब 300 का गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी तो अब ये मार्केट में कितने की हो जाएगी? 900 की। अब कॉम्पिटिटिव हो गई ना। जो मार्केट में अदर प्रोडक्ट्स थी वो 1000 की थी, तो अब लोग हैंडलूम की तरफ जाएंगे, है ना। तो अब इस केस में देखते हैं, अब हम लोग इस केस में फैक्टर कॉस्ट कितना था हमारा? फैक्टर कॉस्ट हमने लिया था 1000, ठीक है, 1000 लिया था। टैक्सेस कितनी लगी थी? टैक्सेस कितनी लगी थी? हम लोग 200 लिए थे, है ना, 200 टैक्सेस लिए थे। अब सब्सिडीज कितनी हो गई? सब्सिडीज कितनी दिए थे? गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा काइंड हो गई थी, ₹300 दे दिए थे, है ना। अब देखो कि अब बेसिक प्राइस क्या है इसमें? बेसिक प्राइस का कहने का मतलब वो प्राइस जो एट लास्ट प्रोड्यूसर अपने घर ले जाता है ना। तो हम लोग फॉर्मूला भी देखे उसमें। बेसिक प्राइस का फॉर्मूला क्या देखे थे? बेसिक प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट कितनी आ रही थी? 1200 आ रही थी, 1200 माइनस टैक्सेस 200, माइनस टैक्सेस 200 प्लस सब्सिडीज 300, सब्सिडीज 300 दिया ना। अब जो प्रोड्यूसर टेक होम करके ले जा रहा है वो कितना ले जा रहा है? 1100, है ना। तो जो ये 1100 है ये क्या है? इसकी ना तो फैक्टर कॉस्ट है ना मार्केट प्राइस है, ये है बेसिक प्राइस। ठीक है, समझ में आया बेसिक प्राइस? करेक्ट। इनकी यूजेस हमें बाद में पता चलेंगी, जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी देखे, नॉर्मल रेसिडेंट देखे, फैक्टर कॉस्ट देखे। अब जब भी आप जीडीपी पढ़ोगे ना, जीडीपी जीडीपी तो हम लोग सुनते हैं रोज न्यूज में, जीडीपी, बट जब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना तो सिर्फ जीडीपी नहीं पढ़ते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ एफसी लिखा रहता है नीचे, या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एमपी, ये वाली चीज है, क्योंकि ये थोड़ी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म्स है। तो जो नॉर्मल पर्सन है उनको उतना लेना देना ही नहीं है, क्या है फैक्टर कॉस्ट, क्या है मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस जाने दो, हमें बताओ जीडीपी क्या है। तो बट एज अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, यू शुड नो ऑल द न्यूआंसेस ऑफ दिस, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज मार्केट प्राइस, व्हाट इज बेसिक प्राइस, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग, ये सब जो टर्म्स है ना इनकी यूज आएंगी, बाद में आएंगी, जब हम लोग इनको समझने की कोशिश करेंगे, जीडीपी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब बेसिक प्राइस के बारे में लिख लिए हम लोग, बेसिक प्राइस के बारे में लिख लिया ना, ठीक है। अब एक और चीज लिखते हैं, फाइन देखते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आज एक न्यूज पढ़ रहा था मैं, दिल्ली, दिल्ली में ही, आई थिंक कमला नगर की न्यूज है वो, नॉर्थ दिल्ली की। एक स्टूडेंट है वो 96% मार्क्स लेके आया क्लास 12th में, ठीक है, 96% मार्क्स इन क्लास 12th कॉमर्स। तो उसके पेरेंट्स ने 96 केक्स ऑर्डर किए, एक केक्स के लिए, 1% मार्क्स के लिए एक केक्स, 96 केक्स, है ना। तो काफी हमें मतलब कि लगा कि क्या यार, मतलब 96 ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। अभी हाल में एक और न्यूज देख रहा था कि बॉम्बे या फिर महाराष्ट्र की 35% बच्चा लेके आया है, तो पेरेंट्स पार्टी दे रहे हैं, कि हमें लगा था फेल हो जाएगा। तो खुशी खुशी की अपनी स्टैंडर्ड्स होती है सबकी। अब जब जब बात 96 केक्स की आई ना तो हमें याद आ गया इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की बात। जो केक्स हम लोग बनाते हैं, जो केक्स बनता है ना, ये किस चीज से बनता है? ये केक तो मान लो फाइनल प्रोडक्ट दिखा हमें, फाइनल फाइनल गुड है,
क्या ये केक हर समय से ऐसा ही रहा होगा? इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर काम हुआ होगा। सबसे पहले केक आप बताओ किस चीज से बनता है? केक जो है उसकी बेस होती है, उसमें ब्रेड होती है, जो भी हो, तो किस चीज से बनती है? व्हीट से। अल्टीमेट किस चीज पे आएगी? तो फार्मर क्या करता है? प्रोड्यूस व्हीट। फार्मर प्रोड्यूस करता है व्हीट, ठीक है। अब ये व्हीट से मिलर के पास जाती है। व्हीट, मिलर मतलब जो इसको फ्लोर में ये करते हैं। FLOUR होता है, डबल ओ होता है, फ्लोर में आटा वाला, ठीक है। मिलर। मिलर के बाद ये जो फ्लोर है ये चली जाएगी बेकर के पास, बेकरी शॉप। बेकर क्या करेगा? इसका केक बनाएगा, फर्मेंट करके, जो भी होती है प्रोसेस। फिर ये केक चली जाएगी रिटेलर के पास। ये रिटेलर, ठीक है। अब इस रिटेलर से 96 केक्स का ऑर्डर गया होगा, अभी जो एग्जांपल्स दिए। अब देखो, इस केक के लिए जो फाइनली जो कंज्यूमर के पास गई, केक्स तो फाइनल गुड्स हो गई, ठीक है। लेकिन जो व्हीट थी, जो फ्लोर थी, यहाँ केक को बनाने में और भी काफी चीजें यूज होगी। ईस्ट होगी, क्रीम्स होंगी, डिफरेंट तरह की चीजें होंगी, है ना। ये सब जो चीजें हैं ये है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या है? केक। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? व्हीट, फ्लोर, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट चीज है ना। अब अगर हम लोग देखें, एट लास्ट क्या है? यही व्हीट है ना केक में। लेकिन इस व्हीट में क्या हुई? वैल्यू एडिशन हुई। हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने मिलकर वैल्यू ऐड की। अब व्हीट में वैल्यू ऐड किया मिलर, उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, है ना, मतलब आटे में। उसके बाद बेकर के पास गया, वो बेकरी अपने बेकरी चीजेस को यूज करते हुए उसको केक में बना दिया। केक के बाद वो रिटेलर के पास गया। कभी कभी वही बेकर जो है ना, वही बेकरी शॉप करके रिटेलर खुद होता है ना। तो फिर वो फाइनल गुड्स बनी। तो अब देखेंगे कि अगर मान लो कि फाइनल गुड्स की प्राइस निकालनी है, तो क्या हम मान लो कि वीट 10 रुपीज केजी थी, ठीक है, ₹10 केजी। अब ये मिलर के पास गई तो ये हो गई 30, मान लो 30 रुपीज केजी। अब ये केक बन के तैयार, इससे काफी वो यूज किया, मान लो क्रीम वगैरह, 200 रुपीज हो गई, ठीक है। अब ये फाइनली मार्केट में आती है तो ये 300 की ले लेते हैं, 300 की। अब आप ये बताओ कि डिफरेंट स्टेजेस पे इसमें वैल्यू एडिशन हुई, है ना। जब फाइनल गुड्स की हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये तो खैर क्या है, ये मार्केट प्राइस है, MP है, मार्केट प्राइस। इसकी जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्या हम लोग टोटल को जोड़ देंगे, मतलब 200 जोड़ेंगे, 300, या फिर इनके द्वारा जो वैल्यू ऐड किया गया है सिर्फ उसको जोड़ेंगे फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए? जो वैल्यू ऐड हुआ है, क्योंकि वीट तो 10 की यहां तक तो ठीक है थी, फिर यहाँ इसने वैल्यू ऐड कितने का किया? 20 का किया, है ना। उसी तरह ये इसने कितने का किया? 170 का किया। फिर इसने कितने का किया? 100 का किया। तो जब वैल्यू टोटल को अगर ऐड करेंगे तो फाइनल गुड्स की नहीं आएगी प्राइसेस। हम लोगों को वैल्यू एडिशन के ऊपर देखना। अगर टोटल जोड़ देंगे तो डबल कैलकुलेशन हो जाएगी। ये 10 यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी आ गई। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स समझ गए ना हम लोग, सिंपल सिंपल में क्या चीज है। तो फिर एक तरह से लिखते हैं दोनों के बारे में, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स लिखते हैं। फाइनल गुड्स लिखो। और फाइनल गुड्स का एग्जांपल्स अपने पास काफी हैं। अभी जो यूज कर रहे हैं हम, ये शर्ट मेरे लिए फाइनल गुड्स है ना, बेल्ट फाइनल गुड है, फोन आपका फाइनल गुड है, जिस कार से आते हो, कार यूज करते हो घर में, वो आपका फाइनल गुड है ना। बट आप एक चीज और बताओ, अभी ठीक है फाइनल गुड्स तो काफी चीजें हैं। अब जो इस क्लास में चेयर है, ये चेयर फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है? फाइनल गुड है, ठीक है। क्यों फाइनल गुड है? इसे तो ये बिजनेस वाला जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो भी है, उसके लिए कैपिटल एसेट है। उसके बिना वो तो नहीं बैठ रहा है ना, फाइनली आप बैठ रहे हो।
लेकिन जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो फाइनल गुड्स नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए ये फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स का डेफिनेशन लिखते हैं, गुड्स दैट आर परचेज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट and not for resale or further processing are final goods. Example, not for resale or further processing are called final goods. Example में लिखते हैं, a car bought by an individual, furniture purchased by individual for home uses. ठीक है, फाइनल गुड्स का टाइप देख लेते हैं थोड़ा सा। टू टाइप्स का होता है। नंबर 1 कंज्यूमर गुड्स, नंबर 2 कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स मतलब जो मशीन्स हो गई। अब इस इंस्टीट्यूशन के लिए ये जो अपना व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, ये क्या है? कैपिटल गुड है। ये फाइनल गुड है बट ये कैपिटल गुड है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूम कर रहे हो आपके लिए, जो आपका नोटबुक है वो कंज्यूमर गुड्स है ना। हालांकि वो आपकी कैपिटल एसेट होगी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, बाद में रिवाइज करोगे उसको बार बार। चलो टाइप्स में लिखते हैं, कंज्यूमर गुड्स, गुड्स यूज्ड बाय कंज्यूमर, एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स लिखते हैं इसी तरह से आगे। इंटरमीडिएट गुड्स, goods used as input in production, goods used as inputs in the production of other goods and services, production of other goods and services। इंटरमीडिएट गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख लेते हैं, goods used as inputs in the production of other goods and services। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, not meant for final consumption, intermediate goods are not meant for final consumption। सेकंड भी लिख लेते हैं, undergo further transformation or are resold, undergo further transformation और आर रीसोल्ड। एग्जाम्पल्स लिख लो अपने से जो भी मन करे, या फिर फ्लोर यूज्ड बाय बेकरी टू मेक ब्रेड और केक, स्टील यूज्ड इन कार मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी? इंटरमीडिएट गुड्स होगी स्टील, वो भी एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो टर्म है, ये सब हम लोग टर्म ही देख रहे हैं, देखेंगे डेप्रिसिएशन। अब बताओ व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या है? नॉर्मल टर्म है इंग्लिश का। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? ये जब मैं क्लास डिक्रीज इन वैल्यू, नॉर्मल वियर एंड टियर, तो अब मैं अपनी एक मतलब इंस्टेंस सुनाता हूँ। क्लास 12th या 11th में था, तो उस टाइम पे इकोनॉमिक्स था मेरा सब्जेक्ट, कॉमर्स था मेरा भी। तो डेप्रिसिएशन उस टाइम हम लोग के लिए बड़ा वर्ड हुआ करता था, है ना, कि डेप्रिसिएशन। नई नई क्लास 11 12th में उस टाइम पे उतना तो इंग्लिश चलता नहीं था। डेप्रिसिएशन तो क्लास में अधिकतर लोग नहीं समझ में आया कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स में भी डेप्रिसिएशन आती थी, तो हम बोले कि टीचर समझ नहीं आ रहा है। बोले डेप्रिसिएशन इज नॉर्मल वियर एंड टियर। बोले कैसे, दिख तो नहीं रहा डेप्रिसिएशन की नॉर्मल वियर टियर कहाँ हुआ?
बोले कि मेरे टीचर बोले, अच्छा स्कूल आते हो? सर आते हैं। चेयर पे बैठते हो, बेंच पे बैठते हो, बेंच डेस्क पे? यस सर बैठते हैं। तो तुम अपने बेंच डेस्क में से थोड़ा सा बेंच डेस्क रोज अपने साथ लेके चले जाते हो अपने घर? कहाँ लेके जाते हैं? यार दिखता नहीं है, तुम अपने पेंट वेंट के साथ लेके जाते होगे। तो वही है डेप्रिसिएशन, उनके हिसाब से वो एज ए चाइल्ड को समझा रहे थे। तो डेप्रिसिएशन इज नॉर्मल वियर एंड टियर। कोई भी गुड्स है, अगर वो ऐसे आइडल भी पड़ी है गुड, तो उसमें क्या होगी? डेप्रिसिएशन। फर्स्ट हैंड कार या फिर बाइक लेके आओ, आप जैसे ही खरीदे और उसको रीसेल करोगे, वो डेप्रिसिएट हो गई। 1 लाख की थी तो 80-70 ऐसे में बिकेगी मार्केट में, ठीक है? तो वो जो प्राइस थी वो गई कहाँ? आज ही खरीदे मान लो, 5 दिन बाद ही आप उसको रीसेल करते हो, फिर भी वो 20,000 या फिर 25,000 जितना भी, उस हिसाब से वो कम हो जाए, डेप्रिसिएट हो जाएगा। तो वो क्या हो गई? डेप्रिसिएट हो गई। ठीक है, डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टियर, समझ में आता है? अब जब डेप्रिसिएशन है ना, अब जीडीपी में हम लोग देखें दो टर्म, ग्रॉस, जीडीपी में क्या? ग्रॉस है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक चीज होती है नेट। नेट, जहां भी टर्म ग्रॉस दिखे ना आपको, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? तो जो ग्रॉस है अभी इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के पर्पस के लिए, दैट ग्रॉस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ठीक है? अगर हम कहते हैं ना कि जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज राइट नाउ अराउंड $3 ट्रिलियन, मान लेते हैं 3, जो भी ऊपर नीचे, $3 ट्रिलियन, ट्रिलियन डॉलर। तो इसमें जो है इंडिया में जितनी भी एसेट्स हैं जो भी यूज हो रही हैं, वो डेप्रिसिएट भी तो हो रही है ना रेगुलर बेसिस पे। एसी नहीं चल रहा है क्या? एसी ऑन कर दो, उनको गर्मी लग रहा है। तो उसमें डेप्रिसिएशन एडेड है, मतलब हमने उसको डेप्रिसिएशन को अलग नहीं किया है। अगर 3 ट्रिलियन है तो उसमें मान लो कितने परसेंट, 10% भी रखते हैं, तो 3 मिलियन का 300 मिलियन या फिर 3 बिलियन, जितना भी हो, उसका डेप्रिसिएशन भी ऐड है उसमें। ठीक है? तो यानी कि जो ग्रॉस वाली टर्म है ना, वो हमें डेप्रिसिएशन के साथ चीजें दिखा रही है ना? तो ग्रॉस और नेट वाली जो है वो डेप्रिसिएशन को हटा दे रही है। तो ग्रॉस से नेट क्या होगा? कम होगा ना, रियल वैल्यू ग्रॉस से नेट का कम होगा। वाई? क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन का वैल्यू एडेड है। समझ में आ रहा है ना? जब आपके सामने टर्म आए ग्रॉस, सिंपल से याद आना चाहिए आपको डेप्रिसिएशन। अभी इकोनॉमिक्स वाले ऐसे ग्रॉस बिल भी होता है, हम लोग सुनते हैं जब ग्रॉस बिल इतना हुआ, डिस्काउंट इतना लगा दिया, है ना, तो नेट बिल आ जाता है। लेकिन हम लोग जब नेशनल इनकम में देखेंगे, जैसे ही ग्रॉस आए, ग्रॉस, दिमाग में क्लिक करना चाहिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन दैट अमाउंट, है? जब नेट दिखाई पड़े कहीं पे, तो मतलब डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड, डेप्रिसिएशन हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट अकाउंट, फ्रॉम दैट अमाउंट। ठीक है? तो ग्रॉस और नेट के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, डेप्रिसिएशन के बारे में भी। डेप्रिसिएशन हेडिंग डाल दो आप। डेप्रिसिएशन, depreciation refers to the gradual depreciation refers to the gradual reduction in the value of asset, gradual reduction in the value of an asset over the time, gradual reduction in the value of an asset over time due to factors such as wear and tear, obsolescence or aging. Wear and tear, obsolescence, OBSOLESCENCE, or aging. It represents the cost of using fixed capital in the production process. It represents the cost of using fixed capital in the production process. ठीक है? फिर लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस, ऐसे करके कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस।
इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में डालो, ऐसे करके यहाँ लिखना इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ नेट, एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये सब जितना भी हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक्स देख रहे हैं ना, छोटा छोटा, ये सारा यूज आएगा नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नेक्स्ट क्लासेस में। एक टॉपिक है स्टॉक और इसके साथ आती है फ्लो। स्टॉक और फ्लो क्या चीजें होती हैं? स्टॉक कहने का मतलब क्या समझ में आता है? स्टॉक जब आप वर्ड सुनते हो कि स्टॉक, हाँ रखना, कोई चीज है, ठीक है। स्टॉक सुनते कि स्टॉक में इतने चीजें हैं, है ना। उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी स्टॉक कहने का मतलब हो गया कोई भी चीज है ना, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है। पहले ऐसे समझते हैं कि मान लो कि आपके वाटर टैंक में ऊपर छत पे पानी है ना, वो स्टॉक में है या फ्लो में है? स्टॉक है ना, वो अपने पास उतने की स्टॉक है। और मान लो जो वाटर इन रिवर फ्लोइंग है ना, गंगा की धारा जो बह रही है, वो क्या है? फ्लो में है। उसी तरह से कुछ चीजें जो है इकोनॉमिक्स में भी, कुछ टर्म्स जो है स्टॉक होंगी, कुछ फ्लो होंगी। कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम निकालेंगे, कुछ जो है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम निकालेंगे। जैसे एग्जांपल में अभी अपने पास इस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी सेविंग्स है, जो सेविंग्स स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में है वो होगी स्टॉक। ठीक है। अब मान लो कि फ्लो में जो एक निश्चित टाइम पीरियड के, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हुई हो, मान लो कि यहां शुरू किए यहां खत्म किए। अब मान लो कोई इनकम अर्न कर रहा है मंथ में, तो वो इनकम अर्न किया क्या? पूरे मंथ का अर्न किया ना, फ्लो में, है ना। तो जो चीज एक फ्लो को दर्शाएंगी वो चीज फ्लो वाली कॉन्सेप्ट में आएंगे, जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगी वो स्टॉक कहलाएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं तो फिर आगे और क्लियर होगा। स्टॉक, स्टॉक रेफर्स टू क्वांटिटी, stock refers to quantity measured at a specific point of time, at a specific point या point in time और point of time, कुछ भी लिख सकते हो। it represents an accumulation of resources, wealth or goods. It represents an accumulation of resources, wealth or goods. For example, capital stock, that is total value of machinery, buildings and equipments owned by firm at a given time. Total value of machinery, buildings and equipment owned by a firm at a given time. पॉपुलेशन भी स्टॉक कहलाएगी। पॉपुलेशन जो है वो भी एक सर्टेन स्पेसिफिक डेट पे निकालेंगे। तो पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन अ कंट्री एट अ सर्टेन डेट, वो भी
स्टॉक होगी। फ्लो के बारे में लिखते हैं। A flow refers to a flow refers to a quantity measured over a period of time. A flow refers to quantity measured over a period of time. It represents the rate of exchange or movement of resources. It represents rate of exchange और मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेस। एग्जाम्पल में लिखेंगे इनकम, जीडीपी, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ये सब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में निकालेंगे हम लोग। एक साल की एक्सपोर्ट्स कितनी है, एक साल की इंपोर्ट्स कितनी है ना। अब एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है, दोनों रिलेटेबल है, हालांकि थोड़ा सा हम लोगों ने देखा भी है फिर भी। अभी हम लोगों ने देखा था फैक्टर इनकम, याद है? जो फैक्टर इनकम है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको कहते हैं फैक्टर इनकम। एक और चीज देखे थे हम लोग, ट्रांसफर इनकम, जहां पे हम लोग को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं थी। देखे थे ना, जैसे कि सब्सिडीज देख लिए थे, स्कॉलरशिप्स देखे थे, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। यूनिलेटरल है ये। यूनिलेटरल कहने का मतलब वन वे है, वन वे, कि अगर इनकम आ रही है तो उसके बदले हमारे पास कोई लीगल लाइबिलिटीज नहीं है कि ऐसा करने का है, कोई प्रो क्यों नहीं है कुछ, कि हम तुम्हारे लिए कुछ पैसे दिए तो हमें तुम सर्विसेज दो, कुछ मेरे लिए करो, नहीं। ये ट्रांसफर पेमेंट है। अब जैसे कि मान लो कि तुम किसी बेगर को कुछ दे देते हो, क्या उसके बदले में एक्सपेक्ट करते हो कि बेगर तुम्हारे लिए कुछ करेगा? नहीं करेगा। तो तुम्हारे लिए, तो बेगर के लिए वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। और तुम जो उसको पे कर रहे हो तो ट्रांसफर पेमेंट हो गया तुम्हारा। और फैक्टर इनकम कहने का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम होगा, है ना। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रेंट, रेंट क्या फ्री में उसे मिल रहा है? वो अपना आउटलेट दे रहा है रेंट पे, तब तो उससे रेंट मिल रहा है, लैंड दे रहा है। उसके बाद वेजेस जो भी है, वो फैक्टर इनकम कहने का मतलब ये बाइलेटरल है। अगर इनकम हो रही है उसके बदले में हमें कुछ देना भी पड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। ठीक है, पहला लिखेंगे उधर बेसिस या फिर एस्पेक्ट्स लिख लो। डिफिनीशन लिखते हैं पहला डिफरेंस में। फैक्टर इनकम earned through the contribution of factors of production. Factor income earned through the contribution of factors of production. ठीक है। ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड without providing goods or services in return. Transfer income are those which are received without providing goods or services in return. Are those which are received without providing goods or services in return. Second aspect लिखते हैं nature. Factor income is bilateral. Factor income is bilateral, earned as a reward for productive services rendered. Factor income is bilateral, earned as a reward for productive services rendered. Transfer income is unilateral, does not involve economic transaction or production activity. थर्ड एस्पेक्ट में एग्जांपल्स लिखते हैं, खत्म करते हैं। हाँ, ट्रांसफर इनकम इज यूनिलेटरल, does not involve economic transactions or production activities. एग्जाम्पल्स में लिखते हैं फैक्टर इनकम का सैलरीज, रेंटल इनकम, डिविडेंड्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम भी लिखते हैं।
गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा। ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल में गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। समझ तो आया ना सब चीज? और आप ना इसको कल ना ठीक से थोड़ा रिवाइज करके आना, क्योंकि कल थोड़ा हम लोग इस पे बिल्ड ऑन करेंगे आगे। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, मतलब जीडीपी क्या है, टेक्निकली क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है। अगर एक अमाउंट दिया हुआ है तो दूसरे अमाउंट पे किस तरह से जाए, क्या ऐड करे, क्या सब्ट्रैक्ट करे। तो ये आज वाली क्लास जो है ना, ये प्योर बेस बनेगी नेक्स्ट क्लास को समझने के लिए। ठीक है, ठीक है।